परसों पाकिस्तान की संसद में मंत्री ने, इमरान खान जी के मंत्री ने एक बयान दिया कि पुलवामा की घटना हमारे कौम की सफलता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता ने जब पुलवामा की घटना हुई थी तब कहा था इसकी गंभीर जांच होना चाहिए, यह एक षड्यंत्र है। और निश्चित रूप से उनके इस बयान को पाकिस्तान के अखबारों ने फ्रंट पेज लीड दी थी, वो वहाँ हीरो की तरह दिखाए गए थे। अभी अभी बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी जी और राहुल जी एक ही मंच पर थे। उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब दे कि चीन की सेना 1200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गई। यदि हम सामान्य भूगोल जानते हो तो 1200 किलोमीटर सेना अगर आ जाती तो दिल्ली के आसपास आ जाती। एक ऐसी राजनीतिक दल जो कि देश का सबसे पुराना दल है, जो ये दावा भरता है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, उसके नेता अगर इस प्रकार की बयानबाजी करें जिससे देश की सेना का मनोबल गिरे। यदि चाइना की सेना अंदर घुस गई तो ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला नहीं है, ये देश की सेना का मनोबल गिराने वाला बयान है। मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, विचारधारा का अंतर हो सकता है, पर कांग्रेस के ये बयान क्या देश के हित में है? क्या देश की सेना का मनोबल नहीं गिरा रहे हैं? हाँ बोलो। केला जी, आपने बोला है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 28 सीटें भी जीत जाए। कांग्रेस को कॉन्फिडेंस दिख रही है और वो अपने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अपनी सभाओं में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है और 75 साल की उम्र के बाद वैसे भी नींद कम आती है, तो आदमी सपने ही देखता है और अच्छे सपने देखे तो बहुत अच्छी बात है। लोग तो बुरे सपने भी देखते हैं, तो अच्छे सपने देखना अच्छी बात है। हाँ विभव जी, सिंधिया जी ग्वालियर चंबल में कई सवाल कर रहे हैं और सवाल से ये कहते हैं कि चुनाव मेरी इज्जत का सवाल है, सिंधिया परिवार की इज्जत का सवाल है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये उनका निजी मत है और उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में हम लोग जब काम करते हैं तो हार जीत को हम बड़े खिलाड़ी भावना से लेते हैं और इसलिए ऐसा कोई इज्जत वाला प्रश्न नहीं है। पर हाँ, नीति और अनीति के बीच में अंतर करने का प्रजातंत्र में एक अवसर मिलता है मतदान। एक मिनट पीयूष जी, एक मिनट अभी आप, इसके बाद आप। लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वह बीजेपी में तो है, लेकिन बीजेपी के जो नेता उनकी पुरानी मनमुटाव है वो अब तक दूर नहीं हुआ। कांग्रेस ये भी कह रही है कि उपचुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद में भूमिका कुछ और होगी। ये किस तरीके से समीकरण को आप देख रहे हो, सच्चाई कैसे? देखिए, अब ऐसा है कि हम आपस में सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे बैठने को कोई कुछ भी कह सकता है कि यार बाबू सिंह जी मुझसे सीनियर हैं, मुझे अंगली पकड़ के चलना सिखाया, और देखो बाबू सिंह जी बगल में बैठे हुए हैं और कैलाश जी पत्रकार परिषद कर रहे हैं। देखिए भाई, ये भारतीय जनता पार्टी भाई साहब हमारे यहाँ सबको अवसर देते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को समझता है वो साधारणतया ऐसे प्रश्न नहीं करता है, क्योंकि ये बात सही है कि सिंधिया जी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, पर आप उनके परिवार की पृष्ठभूमि देखेंगे तो हिंदू महासभा, फिर कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, एक पुराना संबंध भारतीय जनता पार्टी से परिवार का। उनकी भुआ जी, दो भुआ, तो एक मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में समरस होने में कुछ ज़्यादा समय लगेगा।
मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ। आप सब जानते हैं कि मेरे और सिंधिया जी के क्या संबंध थे, पर मेरी अनुपस्थिति में भी वो घर गए और बच्चों के साथ बैठे और मेरा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। मैं बहुत आवश्यक मीटिंग में मुझे बंगाल जाना था, तो मैंने फ़ोन किया उनको कि आप घर तो आ रहे हैं पर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बंगाल में बुला रखे हैं और मैं नहीं जाऊँगा तो ज़रा ठीक नहीं होगा, क्योंकि बंगाल बड़ा लंबा प्रदेश, बहुत ऐसा लंबा भौगोलिक स्थिति है। तो 1000 किलोमीटर दूर से कार्यकर्ता, दार्जिलिंग 1000 किलोमीटर दूर है, सिलीगुड़ी 900 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा, तो मैंने कहा कि मेरा नहीं जाने से थोड़ा सा ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ही बुलाया है। अरे बोले नहीं, मैं तो मेरा घर है, आपके होने नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये संदेश है, इसको समझने वाली बात है आप कि मैं नहीं हूँ, उसके बाद भी परिवार के साथ बैठकर परिवार में उन्होंने, तो ये एक बहुत नज़रिया, देखिए आप, नज़रिया है ये। अब आप इसको किस प्रकार से देखें, ये आपके नज़रिए के ऊपर है। लोकसभा चुनाव में आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो अब जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो आपका फेस कौन सा रहेगा? और दूसरा, जो लेफ्ट और कांग्रेस का एक अलायंस वहाँ बनता दिखाई दे रहा है, सीट शेयरिंग की बात भी चल रही है, तो कितना बड़ा खतरा मानते हैं? नहीं, देखिए वहाँ पर सीधी लड़ाई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तीसरा दल वहाँ पर कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस हो रहा है, हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हो गया। उससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचारधारा का वोट बैंक वहाँ पर एक खड़ा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, आपने फेस की बात कही है, साधारणतः भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में जहां हमारी सरकारें नहीं रही, वहां कोई फेस हमने रखा नहीं। जहां सरकारें नहीं रही, जैसे पिछला चुनाव अगर आप देखें तो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, तो हमने कोई फेस नहीं दिया। हरियाणा का मैं इंचार्ज था, तो हमने वहाँ पर कोई फेस नहीं दिया था। उत्तराखंड में हम लगातार हारे, तो वहाँ हमने कोई फेस नहीं दिया था। और उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी फेस हमारी भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, यही हमारे फेस। जी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में 28 सीटें जीत रहे हैं, आपकी भविष्यवाणी हो जाए। मेरा प्रश्न ये है कि 28 सीटों से जीत गए, जो विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, उनकी अपनी एक सोच। तो भाजपा का आम कार्यकर्ता जो सालों से झंडे उठा रहा और जिनके खिलाफ मुर्दाबाद करता था, उसके मान सम्मान का क्या? दूसरा प्रश्न ये कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने कहा है कि सपा के खिलाफ हम भाजपा के साथ जाएंगे। मायावती के स्टेप को कैसे लें? देखिए, पहला प्रश्न का जवाब तो मैं दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और हमारे कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट विचारधारा के ऊपर रहता है, व्यक्ति के ऊपर नहीं रहता। हमें जब बचपन में जब संस्कार दिए तो वो इस प्रकार के दिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये हमारे संस्कार हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये अपने आप में एक सम्मान है। यदि मुझसे कहे कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और उमेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो बड़ा कौन है? तो उमेश बड़ा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग एक राजनीतिक दल नहीं, पटवा जी ने बड़ा अच्छा शब्द का सृजन किया था, पार्टी विथ डिफरेंस। हम एक परिवार हैं और परिवार के सदस्य में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठे, हर कार्यकर्ता को गर्व होता है। और और उमेश तो बहुत बड़ा है, तो दही बड़ा हो गया भाई। अब देखिए, नज़र का अंदर है। आपने दही बड़ा बोला, मेरे को मक्खन बड़ा लगता है। मायावती तो बीजेपी एनर्जी का ही है। सज्जन वर्मा जी लगातार आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, बार बयान दे रहे हैं, व्यक्तिगत भी बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बयान का?
देखिए, 3 बातें का एक कागज़ आपने देखा होगा कि बचपन में मेरी दुकान पे मेरे पिताजी ने लगाया था। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए, समय, मौत और ग्राहक। इसे उसमें एक लाइन और थी, 3 पर हमेशा दया करो। पागल, बूढ़े और बच्चे, तीनों दया के पात्र होते हैं। हाँ, गौरी शंकर, हाँ। एक मिनट। ये किसने कहा? दिग्विजय सिंह ने सभा में कहा है क्या कहा? कि कांग्रेस के उभरते हुए नेता थे सिंधिया और हाँ। प्रधानमंत्री कब बन सकते हैं, हाँ, लेकिन अब में चले गए जब बीजेपी ने उन्हें हराया। नहीं, दिग्विजय सिंह जी तो उनसे बहुत सीनियर हैं, वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं बने अभी तक। कितने सीनियर है? अरे भाई, हाँ, भाई आप झूठ बोलो, पर इतना बोलो कि आप लोगों को मूर्ख समझे। कांग्रेस में कोई प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोच सकता है क्या? ये तो एक एक्सीडेंट था कि नरसिंह राव जी बन गए। इमरजेंसी जो है टिप्पणी पे आपने कहा कि राहुल गांधी जी के कहने पे भी कमलनाथ जी ने अहंकारवश माफी नहीं मांगी, तो आप मानते हैं कि राहुल गांधी का आचरण और विवेकशीलता कमलनाथ जी से बेहतर है और विवेकशील है? नहीं, इसके ऊपर मैं कमेंट्स करूं अच्छा नहीं लगता मुझे, पर इस पे कमलनाथ जी जरूर पूछना आप। एक मिनट है। एक मिनट, मैं कांग्रेस का पतझड़ कब तक होगा? विधायक टूटते पे टूटते जा रहे हैं, राहुल गांधी आ गए हैं, अभी लग रहा है कि और भी 2-3 ऐसे नाम है चर्चाओं में आ गए हैं। देखिए महेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, मैंने अपने बात की शुरुआत में कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी कॉम्पिटेंट नहीं है और प्रदेश का नेतृत्व भी कॉम्पिटेंट नहीं है। जो लोग नई उम्र के हैं उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में दिखाई नहीं देता, और ऐसे बहुत सारे नए लोग जो कांग्रेस में परंपरागत तरीके से पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण थे, वो हमारे संपर्क में हैं। बहुत सारे लोग संपर्क में, और इसलिए कांग्रेस, जैसे मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस शून्य देश हो जाएगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता कि कांग्रेस मुक्त देश हो जाए। विधायक आने वाले बीजेपी पहले की लगातार कहती रही अपनी सभाओं में कि किसानों के ऋण माफ नहीं हुए, लेकिन अब जब चुनाव की अंतिम बेला तो एक लिमिट बताई जा रही है कि किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ नहीं हुए। क्या बीजेपी मान रही है कि 1 लाख से कम के ऋण माफ हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए। उन्होंने सोसाइटी का पैसा सोसाइटी को खाली कर दिया, राज्य के खजाने से पैसा खर्च नहीं किया उन्होंने, और एक उनका पैसा था, किसानों का था, किसानों का ही पैसा सोसाइटी में जो जमा है वो उनकी खातिर जमा है, अंश पूंजी का। सोसाइटी खत्म हो जाती हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई कि सोसाइटी को संभाल लेगी, अदरवाइज सोसाइटियाँ खत्म हो जाएगी। इनको बता दो, ये पूछ लेंगे। इस बार उपचुनाव में कमर के नीचे वार लगातार हो रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, तो क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक दलों के लिए या राजनीतिज्ञों के लिए खासतौर से एक गाइडलाइन तैयार होना चाहिए मर्यादा की, इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और आपकी सलाह में प्रदेश के नेतृत्व को जरूर बताऊंगा कि इसके बारे में एक बार बैठना चाहिए, और विशेषकर विधानसभा अध्यक्ष से जरूर कहूँगा कि एक बार सर्वदलीय बैठक बुलाकर विधानसभा में भी, क्योंकि विधानसभा में भी बहुत सारी हल्की बातें पिछले दिनों हुई है और बार बार विधानसभा में कार्रवाई से निकालना पड़ा उसे, तो इस बारे में ज़रूर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा होनी चाहिए। हर्जी, एक मिनट हर्जी। हत्याओं का दौर जारी है। पिछले नवरात्रि के दौरान ही 5 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, और एक तो इतना विभत्स दृश्य है कि शायद सुनकर आपको भी लगेगा कि बंगाल में संवेदना है कि नहीं सरकार के पास। सिर्फ मैं बताता हूँ, एक हमारा कार्यकर्ता है, उसकी 13 तारीख को हत्या हुई पुलिस कस्टडी में। 15 तारीख को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर लाश उनके परिवार को सौंपने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि भाई कैसे डेथ हुई ये तो बताओ, फिर से पोस्टमार्टम कराओ। प्रशासन ने मना कर दिया, वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा कि तत्काल पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें। राज्य सरकार डबल बेंच में गई। डबल बेंच ने कहा कि एक बार फिर से सिंगल बेंच इसको सुने।
सिंगल बेंच ने फिर राज्य सरकार को आदेश दिए कि आप इसका पोस्टमार्टम करिए। आज तारीख तक 21 तारीख को आदेश हुए, आज तारीख तक राज्य सरकार ने पोस्टमार्टम नहीं किया। 13 तारीख से लेकर अभी तक उसकी लाश मर्चुरी में पड़ी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश की भी बंगाल सरकार चिंता नहीं करती। ये बंगाल की परिस्थिति। तो इस परिस्थिति को लेकर भी काफ़ी बंगाल में आक्रोश है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा अब मैं, क्योंकि आपके लिए प्रश्न मैं बहुत सारे छोड़ूंगा, उसका सबके जवाब दूंगा और एक एक करके आप पूछिएगा। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के चुनाव हैं। आप सब जानते हैं कि एक बयान मैंने दिया था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि यदि दिल्ली इशारा करेगी तो हम सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त से ही कांग्रेस में आक्रोश कमलनाथ जी के खिलाफ प्रारंभ हो गया था और जो लोग नाराज़ थे उन लोगों ने हमसे संपर्क भी किया था। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, अभी सरकार बनी है, हमें इस सरकार को काम करने देना चाहिए और प्रजातंत्र का सम्मान करना चाहिए। अभी सरकार यदि कमलनाथ जी की बदली, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं। सिंधिया जी का अपमान, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो हमारे दल के साथ आए। पर कमलनाथ जी की हर सभा में प्रजातंत्र खतरे में, और भी प्रजातंत्र खतरे में है तो किसके कारण खतरे में हो? आप आपके विधायकों को संभाल नहीं पाए, आपके नेताओं को संभाल नहीं पाए। आप कुर्सी प्राप्त करने के बाद इतने अहंकार में डूब गए कि अपने बराबरी के नेता का फ़ोन नहीं लें और फिर अहंकार में इतना कहते कि जाओ, उतर जाओ सड़क पर। जब अहंकार में आप इतने डूबे हो कि आपको कोई चिंता नहीं, और ऐसे समय में यदि आपके दल का कोई नेता और कुछ विधायक मोदी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाए जो कि देश के विकास में लगी हुई, ये उपचुनाव यदि हुए हैं कमलनाथ जी, तो सिर्फ अगर एक लाइन में मैं उत्तर दूं तो कमलनाथ जी आपके अहंकार और जनता के साथ की गई गद्दारी के कारण। आप गद्दार किसको कह रहे हैं? जो खुददार थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। आप तो मुख्यमंत्री बनके मुख्यमंत्री निवास में बैठ गए, पर जो जनता के बीच में जाते थे उन्हें किसान पकड़ते थे, जिनसे कहा था कि 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ करेंगे। वो नौजवान पकड़ते थे जिन्होंने कहा था कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने कि आपके खाते में 4000 रुपये पहुँच जाएंगे। मेरे यहाँ दूध बांटने वाला व्यक्ति, मैंने पूछा वोट किसको दिया? बोले कांग्रेस को। 25 साल से हमारे यहाँ दूध देता है और वोट कांग्रेस को दे रहा है। अरे साहब, 5 रुपये लीटर बोनस मिलेगा। मेरे यहाँ 200 लीटर दूध रोज होता है। 1000 रुपये रोज कमलनाथ जी से देंगे मेरे को। अभी मिला मेरे को। मैंने क्या हुआ रे? तो बोले कमलनाथ जी के खिलाफ गांव-गांव में प्रचार करने जा रहा हूँ। कसम है गौ माता की, बोले कोई भी कांग्रेस को वोट मत देना। ये प्रदेशी वातावरण किसने खड़ा किया? आप प्रजातंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। आपने जनतंत्र का अपमान किया है। जो वादा किया, एक वादा पूरा नहीं किया। यदि प्रजातंत्र की हत्या अगर किसी ने की है तो आपने की। मित्रों, मैं आप सब जानते हैं, मैंने सार्वजनिक जीवन में मैं 75 से 75 से मैं सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। 74 से संघ, विद्यार्थी परिषद, फिर
83 में पार्षद बना, 90 में विधायक बना, मंत्री बना, मैं महापौर के रूप में आपने मुझे काम करते हुए देखा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब पहली बार विधानसभा में चुनकर गया तो बहुत रिच विधानसभा थी, बड़े बड़े लोग विधानसभा में। सामने अर्जुन सिंह जी बैठते थे, श्यामाचरण शुक्ला जी बैठते थे, मोतीलाल वोरा जी बैठते थे, कृष्णपाल सिंह जी बैठते थे, राजेंद्र शुक्ला जी बैठते थे, हमारे यहाँ पटवा जी थे, कैलाश जोशी जी थे। ये सब बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में मैं विधानसभा का सदस्य रहा। मैंने लोक व्यवहार देखा, लोक आचरण देखा, शब्दों की मर्यादा देखी और बहुत तीखा भाषण मैंने पटवा जी का सुना, बहुत तीखा भाषण मैंने सरकार के खिलाफ अर्जुन सिंह जी का सुना विधानसभा के अंदर। पर शब्दों की मर्यादा थी, ऑर्नामेंटल शब्द होते थे। दुर्भाग्य से अब जो शब्दों की दरिद्रता हमने देखी, जो कमलनाथ जी ने शुरुआत की है, ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दुखदायी। मेरा बेटा ही मुझसे कहता है कि इसे कैसे कोई पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री महिला को आइटम बोलता है, और उसके बाद फिर अहंकार देखो। उनके नेता ने कहा कि ऐसे शब्दों से मेरा कोई वास्ता नहीं, पर क्षमा भी नहीं मांगता भाई। ये अहंकार है अभी कुर्सी से हटने के बाद। तो लोकाचार, लोक मर्यादा, ये भी वर्तमान प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व ने समाप्त की और इसकी सजा प्रदेश की जनता देगी। मैं पूरे प्रदेश में घूम कर आया। पहले दौर में मैंने मालवा निमाड़ की विधानसभाएं देखी, दूसरे दौर में मैं चंबल ग्वालियर गया, फिर से अभी मालवा निमाड़ होकर आ रहा हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की 28 की 28 सीट अगर जीत गई तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है विकास की। पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने फिर से। पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है कि इस प्रदेश को धंधेबाज लोगों से बचाया जाए। और इसलिए पूरे 28 में, आप सब जानते हैं 40 साल से राजनीति के अंदर किसी भी प्रदेश में 28 विधानसभा के उपचुनाव कभी भी नहीं हुए मेरी जानकारी के अनुसार। 2, 4, 5, 7, 8 विधानसभा के चुनाव होते हैं, पर ये 28 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये क्यों हो रहे हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कमलनाथ जी का अहंकार जिम्मेदार है, दिग्विजय सिंह जी की अपने ही दल वालों के साथ राजनीतिक चतुराई जिम्मेदार है। कभी कभी चतुराई भी महंगी पड़ जाती, तो कांग्रेस को ये महंगी पड़ गई। इस चुनाव में तो हारेंगे ही, पर जिस प्रकार पहले लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में सेवा की है, उसी प्रकार आने वाले 15-20 साल तक कांग्रेस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं।